नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अलीगढ़ में भगवान की पूजा करने वाली महिला रूबी खान के घर के बाहर विवादित पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर्स पर लिखा है, रूबी आसिफ खान काफिर है, हवन यज्ञ करती है, वंदे मातरम कहती है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो। ये बातें इन विवादित पोस्टर्स में लिखी गई हैं। पोस्टर में रूबी के परिवार को जिंदा जलाने तक की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि रूबी खान ने कुछ दिनों पहले अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी और नवरात्र में उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी शुरू की। इससे कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन काफी नाराज हैं और यही वजह है कि उन्होंने रूबी खान को अब ये धमकी दी है। वहीं पीएफआई पर बैन को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि छापेमारी में लगातार पीएफआई के खिलाफ सबूत मिल रहे थे और जिसके आधार पर अब ये बैन लगाने की कार्रवाई की गई है। पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, अब आप ये तो निश्चित रूप से मानिए, अभी जांच की प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है और जांच लंबे समय से हो रही थी। उसी के आधार पर प्रदेशों की पुलिस के साथ मिलकर के एनआई ने छापेमारी की, जिसमें कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए, कुछ ऐसी जानकारियां भी आई, साथ ही साथ कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए। उनमें से कुछ लोगों को रिमांड पे लिया गया, जिनसे भी सूचनाएं मिली, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। सर, कई सारी बातें सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री की रैली को टारगेट करने की योजना थी, कई सारे संघ नेता निशाने पर थे, तो क्या उसको लेकर ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाई? बहुत सारी बातें होंगी। हमारे देश में जो भी अशांति पैदा करना चाहेगा, जो भी इस देश के खिलाफ काम करेगा, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। सर, इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि पहले सिमी बैन किया था, उसके बाद पीएफआई बन गया, ये माना गया कि सिमी का दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई है, लेकिन पीएफआई अब बैन कर दिया है, तो क्या आगे कोई और संगठन नहीं तैयार होगा? देखिए, भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ, जब तक मोदी जी और अमित शाह जी हैं, ये देश सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित रहेगा, ये सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूँ। सर, राजनीति शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जैसे पीएफआई बैन किया वैसे ही आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, वो भी ऐसा ही संगठन है, तुलना कर रहे हैं पीएफआई और आरएसएस। लालू जी का देखिए, जैसा रहा है, मैं उनको सम्मान करता हूँ, बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इसी तरह की राजनीति की है और उनके राजनीतिक परिणाम भी उनके सामने हैं, इसलिए मैं उनके विषय में बहुत कुछ नहीं कहूँगा। वो हताश हैं, वास्तव में परेशान हैं। अब वो तुलना कर रहे हैं, अब उसके लिए उनको सोचना चाहिए। मेरी तो सहानुभूति है उनके साथ। प्रयागराज की इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र संगठनों का अमरण अनशन लगातार जारी है और अनशन का आज 23वां दिन है। विरोध कर रहे छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के लापता होने के पोस्टर्स पूरे कैंपस में जगह जगह लगा दिए हैं। सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस पोस्टर में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की फोटो लगाई गई है, साथ ही उनके लापता होने की बात लिखी हुई है। छात्रों का कहना है कि कुलपति को आखिरी बार प्रयागराज एयरपोर्ट पर देखा गया था। छात्रों ने लापता वीसी का पता बताने वाले को 21 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा इस पूरे पोस्टर में लिखी है और साथ ही छात्रों ने अल्टीमेटम भी दिया कि फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं होने तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं 36,400% फीस वृद्धि से बेहद परेशान है। वाइस चांसलर महोदया लापता है। तमाम महिला छात्रावास की लड़कियां वाइस चांसलर को से मिलना चाहती थी, वो उनको खोजने के लिए निकली, लेकिन वो पूरे विश्वविद्यालय में कहीं मिली नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान आज सड़कों पर है। हमारी वाइस चांसलर महोदय मैडम जी ने फीस वृद्धि कर दी है। देखिए, लापता का पोस्टर इसलिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति 29 नवंबर 2020 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ज्वाइन करती हैं। आज 2 साल को होने को 2 महीने भी वो कैंपस में नहीं है और जब से ये फीस वृद्धि का आंदोलन हुआ, जब से इन्होंने फीस वृद्धि को लागू किया है, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं कि छात्रों से आंखें मिला सके। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस वृद्धि के खिलाफ अलग अलग छात्र संगठनों का आंदोलन पिछले 23 दिनों से लगातार चल रहा है और छात्र संगठनों के इस आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलित छात्रों को समर्थन देते हुए फीस वृद्धि वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के निजीकरण की कोशिश हो रही है।
पिछले 23 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, तो किस तरह से इसको समर्थन देंगे और छात्रों की लड़ाई को आगे लड़ेंगे? देखिए, पहले भी हमने 2 दिन पहले MHRD ऑफिस का जो है NSUA ने घेराव किया, इसी मुद्दे पे किया। और ये जो सरकार है ये बिल्कुल ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहती है, RSS हो, BJP हो, उनकी विचारधारा में है कि ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसान, गरीब और पिछड़े का बच्चा जो है वो कहीं शिक्षा प्राप्त ना कर ले, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित होके वो गलत को गलत और सही को सही कहने का काम जो है करेगा। परंतु हम उनकी इस नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो निजीकरण का मुद्दा है, और जिस प्रकार अब ये विश्वविद्यालयों को भी निजीकरण से अछूता नहीं कर रहे हैं। वहीं पीलीभीत से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जानलेवा हमले में घायल शख्स सड़क पर तड़पता हुआ मिला। मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां इकट्ठा लोग मोबाइल से उसका वीडियो बनाने में मशगूल रहे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। युवक ने खुद मोबाइल से 108 नंबर मिलाया। कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद होने के बावजूद उसे पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिली और मदद की गुहार लगाते लगाते युवक ने दम तोड़ दिया। इब्राहिम हल्द्वानी का रहने वाला था। काम के सिलसिले में बरेली आया था और वापस हल्द्वानी लौटते हुए शेयर टैक्सी में सवार होकर युवक ने पीलीभीत में उसका गला रेत दिया। इब्राहिम काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा, लोगों से मदद के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। झकझोर देने वाली इस घटना ने एक बार फिर बदलते समाज पर सवाल खड़े कर दिए। अभी मारा, अभी कती, अभी नौगांव चौराहे के नीचे जो अंडर ब्रिज है, सवारी भरते हुए गाड़ी आ रही, उसी गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। एक आदमी ने सामने बैठा हुआ दूसरा आदमी, इब्राहिम नाम के व्यक्ति जो हल्द्वानी के रहने वाला है, चाकू से उसके गले पे वार कर दिया है और वहां से मौके से फरार हो गया है। हरदोई में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। रिटायर्ड होमगार्ड और उसकी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी गई। संतराम अपनी पत्नी के साथ घर में अकेले रहते थे। उनके बेटे बाहर नौकरी करते हैं। घटना बघौली थाना क्षेत्र के मऊ गांव की है। पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन में जुटी है। वहीं हापुड़ में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है और फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने मौके से बिना नंबर की बाइक और अवैध असलाहा बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम वसीम है। वसीम लूट और डकैती के मामलों में वांछित था। मुठभेड़ धौलाना थाना क्षेत्र में हुई। रात्रि करीब 12 बजे थाना धौलाना की पुलिस द्वारा देहरा झाल पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बदमाश की बाइक को रुकवाने का प्रयास किया गया तो वह पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा किया गया। गालंद नहर पटरी पर इस बदमाश को मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। हरदोई में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने मौके से लूट का सामान, बाइक, तमंचे बरामद किए हैं। मुठभेड़ कचौना कोतवाली क्षेत्र में हुई। दोनों बदमाश 19 सितंबर को संडीला में बैंक मित्र को गोली मारकर लूट के मामले में आरोपी हैं और इलाज के दौरान बैंक मित्र की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी और दोनों बदमाशों का जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। दोनों बदमाश सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं आगरा में पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को अरेस्ट किया है। ये गैंग गुंडई के दम पर ट्रकों और भारी वाहनों से अवैध वसूली करते थे। गिरफ्तार किए गए लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। पकड़े गए तीनों लोग हाईवे पर कार में घूमते थे और भारी वाहनों को रोककर गुंडई के दम पर अवैध वसूली करते थे। आरोपियों के पास से 1,75,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। थाना क्षेत्र सैया में द्वारा ट्रक ड्राइवर बताया गया कि स्कॉर्पियो से 3 व्यक्ति हैं जो कि सैया चौराहे के पास में जो धौलपुर साइड से जो भी भारी वाहन आ रहे हैं उनसे रंगदारी अवैध वसूली का कार्य कर रहे हैं। तत्काल इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। उनके द्वारा जो स्कॉर्पियो का नंबर बताया गया वो स्कॉर्पियो वहाँ मौके पे पाया गया। जो 3 व्यक्ति का हुलिया बताया गया वो भी वहाँ पे मिले और अवैध वसूली रंगदारी वसूल करते हुए पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा है। इन तीनों के नाम हैं संदीप कुमार सिकरवार उर्फ पिंटू थाना सैया, सोनू थाना सैया और विक्रम
ज़िला धौलपुर का रहने वाला है। ये तीनों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इन्होंने बताया कि इनके द्वारा जो भी धौलपुर से भारी वाहन आते हैं स्पेशली खनन के, उनको डरा धमका के इनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। और उधर ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर मतभेद पैदा हो गया है। हिंदू पक्ष में सामने ये मतभेद आया है। वादी राखी सिंह ने कार्बन डेटिंग पर ऐतराज जताया। कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान की आशंका। कल ज्ञानवापी विवाद पर होनी है सुनवाई और कार्बन डेटिंग पर विरोध के बाद वाराणसी की बाकी 4 वादी महिलाओं के वकील के सुर थोड़ा सा बदले बदले नजर आए। वकील सुभाष नंदन बोले, हमारा जोर कार्बन डेटिंग पर नहीं, शिवलिंग को भंग करना हमारा मकसद नहीं, बिना छेड़खानी के वैज्ञानिक तरीके से जांच के पक्ष में हम लोग हैं। सुभाष नंदन ने इस बात को स्पष्ट किया है। एएसआई की टीम से पूछा जाए सही तरीका, ये बात वकील सुभाष नंदन ने कही है। तो कुछ वादी महिलाओं ने यह ऐतराज जताया है कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में जिस वकील की तरफ से याचिका दायर की गई है सुभाष नंदन चतुर्वेदी, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हमारा जोर कार्बन डेटिंग पर नहीं बल्कि उस तरीके पर है जिससे सही इस शिवलिंग की पौराणिकता का पता लगाया जा सके, इसकी आयु पता की जा सके और इसके लिए एएसआई ही रास्ता सुझाए। हम सिर्फ उस तरीके का समर्थन करते हैं जिससे ये पता लगे कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। बिना छेड़छाड़ के वैज्ञानिक तरीके से जांच के पक्ष में है हम। एएसआई की टीम से पूछा जाए सही तरीका। वाराणसी की बाकी 4 वादी महिलाओं के वकील के सुर थोड़ा बदले हैं और वकील सुभाष नंदन इस पर बोले हैं कि हमारा जोर कार्बन डेटिंग पर नहीं, शिवलिंग को भंग करना हमारा मकसद नहीं है, बिना छेड़छाड़ के वैज्ञानिक तरीके से हम जांच के पक्ष में हैं। एएसआई की टीम से पूछा जाए सही तरीका। वहीं मथुरा पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश एटीएम बदलकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपियों के पास से अलग अलग बैंक्स के 41 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी थाना हाईवे क्षेत्र में दिल्ली आगरा हाईवे पर मौजूद टेकमैन सिटी के गेट के पास हुई है। सभी आरोपी हरियाणा के नूह मेवात के रहने वाले हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के अपराध के रोकथाम के क्रम में काफ़ी दिनों से अभियान चलाए जा रहे थे, जिसके तहत हमें लगातार ये सूचना मिल रही थी कि कुछ ऐसा गैंग है, कुछ लोग हैं जो लोगों से एटीएम कार्ड्स एक्सचेंज करके धोखाधड़ी करते हैं उनसे। इसी क्रम में थाना हाईवे की टीम, सर्विलांस और स्वॉट की संयुक्त टीम ने टेकमैन सिटी के गेट से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक। और वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, खबरों का सिलसिला जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। मोहम्मद हाशमी, मोहम्मद आबिद को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही पीएफआई के सदस्य हैं। मोईद हाशमी कैसरबाग से गिरफ्तार हुआ है। गुंडबा इलाके से मोहम्मद आबिद पकड़ा गया है। हमीरपुर के राट का रहने वाला है मोईद हाशमी। लखनऊ में पीएफआई से जुड़े 5 युवक अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों से भड़काऊ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। आईईडी की ट्रेनिंग का मॉड्यूल और दंगों से संबंधित तस्वीरें तक बरामद की गई हैं। तो लखनऊ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोईद हाशमी और मोहम्मद आबिद पीएफआई से जुड़े हुए हैं ये दोनों, और इनके पास से काफी आपत्तिजनक सामग्री मिली है। ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। ऋषभ मणि, आखिर इन तक कैसे पहुंची पुलिस और क्या कुछ इनके पास से बरामद हुआ है? क्या किसी प्लानिंग में भी ये शामिल थे, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। बीते 3 दिनों से जो छापेमारी चल रही थी पूरे देश में, उसी में ये गिरफ्तारी हुई है। जो पहली गिरफ्तारी है ये राट हमीरपुर का रहने वाला मोईद हाशमी है, जिसको यूपीएसटीएफ ने राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके से गिरफ्तार किया है, और गुडम्बा से मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया है। तो ये दोनों पीएफआई से जुड़े हुए हैं, ये बताया गया है। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है एसटीएफ की ओर से, इनके कब्जे से भड़काऊ और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। इन पर 121 से 153 है जो आईपीसी, उसके तहत एफआईआर दर्ज हुई। एक चौंकाने वाली बात जरूर है जो एफआईआर में लिखा हुआ है कि आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों में घुसपैठ कर उनसे जुड़कर विद्वेष फैलाने की तैयारी थी। ये भी कहा गया है
कि ये सोशल मीडिया में छद्म नामों से अपना अकाउंट बनाते हैं और इस तरह के पोस्ट डालते हैं जिससे दो समुदायों में, दो जातियों के बीच में नफरत उत्पन्न हो। और ये भी कहा गया है कि देश की एकता अखंडता को चुनौती देने का इन पर आरोप है और समाज में विद्वेष फैलाकर 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश भी ये सब रच रहे थे। इनके पास से जो आईईडी होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, उसको कैसे बनाया जाए इसकी ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल भी बरामद हुआ है। तमाम दंगों से संबंधित तस्वीरें हैं, बाबरी मस्जिद से जुड़ी तस्वीरें हैं। तो लखनऊ से अब तक कुल 5 बिल्कुल, अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इनके पास से भड़काऊ दस्तावेज सामग्री भी मिली है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया ऋषभ मणि। और संभल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है और गिरफ्त में आए तस्करों के पास से 10 लाख रुपए की स्मैक भी बरामद हुई है। मामला चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला वारिस नगर का है। तीनों तस्करों को पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये मादक पदार्थ के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक संभल, अपर पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला सराय वारिस सराय से 2 औरतें और एक आदमी पकड़ा गया है, जिनके पास से लगभग 60 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसका रंग काला सा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और बड़ी खबर दिल्ली से। यूपी के श्रावस्ती में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के गुनाह फांसी की सजा पाए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की की रेप और हत्या के गुनाह में फांसी की सजा पाए एक व्यक्ति को बरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट किसी के साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई उस केस में बेगुनाह को सजा देकर नहीं कर सकता, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकारी गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, लेकिन निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक ने इसे नजरअंदाज किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां पुलिस ने जांच में लापरवाही करके पीड़ित के साथ नाइंसाफी की, वहीं बिना किसी ठोस सबूत के किसी को आरोपी बनाकर उसके साथ भी नाइंसाफी की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है और कहा है कि सरकारी गवाहों के बयान में विरोधाभास है। फांसी की सजा पाए एक शख्स को बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक नाबालिग से रेप और मर्डर का आरोप इस शख्स पर था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से एक नाबालिग के साथ हुई ज्यादती की भरपाई नहीं की जा सकती, पीड़ित के साथ नाइंसाफी जिसने की, पुलिस ने जांच में लापरवाही करके जो नाइंसाफी हुई है, ठीक उसी तरह बिना किसी ठोस सबूत के किसी को आरोपी बनाकर भी उसके साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती। सुशील पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, ये बहुत बड़ी खबर है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी गवाहों में विरोधाभास के चलते उसको बरी कर दिया। बिल्कुल, देखिए, न केवल एक विरोधाभास देखते हुए बरी किया है, बल्कि जो आरोपी बनाया गया था फिलहाल यूपी पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में, उस आरोपी के बैकग्राउंड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा की गई। हालांकि कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि साफ तौर से जो आरोपी इस मामले में छुटकाऊ है, उस आरोपी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत गरीब है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सरकारी वकील या अपने खिलाफ किसी वकील को खड़ा कर सके। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस मामले में काम कर रही हैं वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई, जिसमें तमाम लोगों के जो बयान दर्ज किए गए, जिसमें डेड बॉडी की बात कही गई, वो डेड बॉडी कहां मिली और क्यों मिली, इसमें बहुत बड़े विरोधाभास देखे गए। और ना तो इसको ट्रायल कोर्ट ने एग्जामिन किया और ना ही हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया, और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को फिलहाल दोषी नहीं मान सकते हैं जिस
जो पूरे इस मामले में इन्वॉल्व ना हो और ऐसे में किसी बेगुनाह इंसान को किसी ऐसे केस में फंसा देना, ये फिलहाल कोर्ट को नागवार गुजरा। और यही देखते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए आरोपी जो इस मामले में थे छुटको, उनको फिलहाल बरी कर दिया है। निश्चित रूप से एक बड़ी राहत फिलहाल उस आरोपी को है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि जो घटना घटी है हम उसकी भरपाई या हम उसमें कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बेगुनाह इंसान जिसको किसी गलत कारणों की वजह से या इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लापरवाही की वजह से हम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ने दे सकते हैं। और इसी आधार पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ी राहत देते हुए आरोपी को बरी कर दिया। बिल्कुल, और ये बड़ी राहत है। एक नाबालिग लड़की से रेप और मर्डर का आरोपी, फांसी की सजा जिसको हुई उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सुशील। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।